तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। नई शुरुआत हो चुकी है, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप सब लोगों की अब स्टडीज़ स्टार्ट हो गई है। अब तक आप 11th क्लास में थे, अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं और 12th क्लास के टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो आपकी 11th क्लास है, अब आप 11th क्लास क्लियर करके यहाँ पर आ गए हैं अब 12th क्लास के अंदर। दोस्तों, इस साल आपका फिर बोर्ड रहेगा 12th के अंदर, तो आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल अभी से ही अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जब एक बार नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा कि आप रिवाइज़ भी कर पाएँ उसको और अच्छे से 2-4 पेपर आप दे लें एग्ज़ाम से पहले, तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, अकाउंट्स में अगर मैं टीएस ग्रेवाल की बात करूं तो 3 बुकें होने वाली है आपकी। जो फर्स्ट बुक है, वो फर्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप टॉपिक है। उसमें 6 से 7 चैप्टर है जो सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर बेस है। जो आपकी सेकंड बुक है वो कंपनी के ऊपर बेस है। और जो थर्ड बुक है उसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। और तो जो आपकी फर्स्ट और सेकंड बुक है वो 60 मार्क्स की रहेगी और जो थर्ड बुक है वो आपकी हो जाएगी 20 मार्क्स की। जो आपकी पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आपको फर्स्ट बुक बहुत अच्छे से तैयार करना है। मेरा मतलब है कि आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे से ज़्यादा तैयार करनी है। तो हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल पार्टनरशिप के बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम उसकी थ्योरी कवर करेंगे और थ्योरी कवर करने के बाद में फिर हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन लेके आएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट लेके आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और 12th की तैयारी बिल्कुल अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बिल्कुल बेसिक से, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट से। अब पार्टनरशिप से ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनरशिप वर्ड पहली बार सुना है। आपने जब आपने 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा था, तो उसमें आपका एक सेकंड चैप्टर आया था जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने देखा था पार्टनरशिप को, जिसमें अलग अलग फॉर्म देखे थे आपने बिजनेस के, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, एचयूएफ हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ये आपने अलग अलग फॉर्म देखी कि किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो थोड़ा सा आप फेमिलियर हैं, थोड़ा सा अगर हम एक बार और रिवाइज करा देंगे तो उसकी थ्योरी आ जाएगी, क्योंकि इसके थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये बात कर रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप कंसेप्ट की। तो देखिए, यहाँ पर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग की, तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या हो गया? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या बात कर रहा है ये? पार्टनरशिप इज एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है एक पार्टनरशिप के अंदर। कोई अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर कोई अकेला पर्सन काम कर रहा है तो हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है किसी पार्टनरशिप को करने के लिए। उसके बाद में बोल रहा है पर्सन हु हैव एग्रीड टू डू बिजनेस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो काम कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के अलावा कोई काम होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अब आप कह रहे हैं कि बिजनेस के अलावा कौन सा काम हो सकता है? देखिए, बिजनेस के अलावा सोशल वेलफेयर का वर्क भी हो सकता है। कुछ लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं, आपस में मिलके, 2 दोस्त हैं, उन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि भैया हमारे यहाँ पर हमारा जो गांव है, जो हमारा एरिया है वो बहुत ही पिछड़ा है और हमारे पास में पैसा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों मिलके पैसा लगाते हैं और यहाँ पर सोशल एक्टिविटी पर हम थोड़ा वर्क करते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ये सिर्फ एक सोशल वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि आप पार्टनरशिप किसके लिए बना रहे हो? फॉर बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस वर्क उसमें होना जरूरी है। आगे अगर अपन बात करें तो बोल रहा है एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो, यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप में जुड़ने जा रहे हैं जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, तो फिर आप पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, आप पार्टनर है ही नहीं। मतलब अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म का, तो आप कम से कम आपको उसका प्रॉफिट तो शेयर करना पड़ेगा।
देखिए, अगर मैं आपको पुराना थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो जो आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था पार्टनरशिप, तो वहां पर आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे थे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर ऐसा भी था जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहा था, प्रॉफिट के अलावा किसी और लॉस के अंदर हो गया या डेली कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं कर रहा था। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर बनेंगे वो सारे के सारे प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों में पार्टिसिपेशन हो उनका। ऐसा भी हो सकता है कि कई पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अलावा लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो पार्टनर भी पार्टनरशिप में पार्टनर कहलाता है। ठीक है, तो कम से कम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर। तो यहाँ पर मीनिंग हमने देख लिया। इसके बाद अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, तो पार्टनरशिप इज ए डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं। और ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पर ध्यान देना, दोबारा से कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन के बीच में रिलेशन है पार्टनरशिप। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा देखने वाली है, वो ये है कि ये जो यहाँ पर हमें पर्सन लिख के दिया है, इस पर्सन में कौन कौन आता है। देखिए, जो हमारा लॉ है उसमें पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन को दो अलग अलग थिंग्स में कैटेगराइज करा गया है। पहले अगर मैं बोलूँ रियल पर्सन, और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। रियल पर्सन जैसे हमारे क्वेश्चन में राम, मोहन, सोहन, ये जो अलग अलग नाम आते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल पर्सन। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गए, बैंक्स आ गए, फर्म्स आ गई, कंपनीज आ गई, इन सबको भी हमारे लॉ ने पर्सन का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन की बात कर रहा है, इस पर्सन में दोनों ही पर्सन आ गए, यानी रियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी पर्सन मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं रह जाएगा, उसमें कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखो यहाँ पर, देखो इसने प्रॉफिट का नाम लिया है, यहाँ पर इसने लॉस नहीं लिखा है डेफिनेशन में। इसका मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉस भले ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो ना करो, वो मैटर नहीं करता, बट प्रॉफिट आप जरूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तभी आप पार्टनर कहलाओगे। कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी उनको कैरी कर रहे हैं या फिर उन सब की बिहाफ पे कोई एक उस फर्म को चला रहा है, वो कहलाएगी आपकी पार्टनरशिप। तो देखिए ऐसा है, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में मोटा मोटा क्या निकल के आया है? पहली चीज़ तो पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, वो निकल के आई है कि वो सब एग्री हुए हैं बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सबके अंदर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं वो सभी पार्टनर, या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को रन कर रहा है। ये हो जाती है हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम आगे देखें तो देखिए, ठीक है, इसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, थ्योरी का बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है 12th क्लास के अंदर, तो जो थोड़ा बहुत जो भी है वो हम देखते चलेंगे। सबसे पहले इसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, सबसे पहला फीचर क्या है? टू और मोर पर्सन, यानी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि इसमें कोई भी पार्टनर बन सकता है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट से मेरा मतलब है वो एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कोई भी ऐसा पर्सन पार्टनर को, कोई भी किसी भी ऐसे पर्सन को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही एलिजिबल ना हो। जैसे कि अनसाउंड माइंड पर्सन, जैसे कि डिसक्वालीफाइड कोई पर्सन है जिसको कोर्ट ने डिसक्वालीफाइड कर दिया है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसे भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। तो आप पार्टनर उन्हें ही बना सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है? कॉम्पिटेंट हैं। आगे देखते हैं, एंड हु आर नॉट माइनर। देखिए, माइनर भी
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, इसलिए माइनर को भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। देखिए, माइनर को कुछ स्पेशल कंडीशन में हम पार्टनर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर थोड़े टाइम बिजनेस चलाने के बाद में बी की डेथ हो जाती है और बी का बेटा अभी माइनर है, अभी 18 साल से बड़ा नहीं हुआ है, बट जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो हमें बिजनेस से उसका कैपिटल निकाल के उसे वापस देनी पड़ती है। और अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो जो उसकी फैमिली होती है, जो उसका उत्तराधिकारी है, उसे हम क्या कर देते हैं, उनका पैसा वापस दे देते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी सारी अमाउंट अगर हम बिजनेस से निकाल के देंगे बाहर वापस, तो हमारे बिजनेस की हालत खराब हो जाती है, हमारे बिजनेस में कैश की कमी आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास में कैश की दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो उसका बेटा है, जो कि अभी माइनर है, उसे हम पार्टनर बना तो सकते हैं, पर उसे हम पार्टनर बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में। यानी जो माइनर, जो उसका बेटा है माइनर, वो पार्टनर तो बन जाएगा, बट वो सिर्फ प्रॉफिट्स में उसको पार्ट दिया जाएगा। इसके अलावा वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस के अंदर। जैसे अगर बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो उससे डिस्कस नहीं किया जाएगा। ना ही माइनर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, ना ही किसी तरह की कोई डिसीजन ले सकता है। इवन अगर बिजनेस में लॉस भी होगा तो वो लॉस भी हम माइनर के साथ में शेयर नहीं करेंगे। जो बाकी के दोनों पार्टनर हैं, ए और सी, वही उस लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देखिए वही आ गया आगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ये दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए ये पार्टनर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में पार्टनर्स के बीच में। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो फिर वो पार्टनर भी नहीं बन सकते हैं। The maximum number of partners in a firm can't be exceed 50 according to Rule 10 of the Companies Rule 2014 prescribed by the central government। यहाँ पर देखिए, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की जो लिस्ट है उसके अंदर अगर आपको बताना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर कितने रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 100। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप कितने रख सकते हैं, 100। बट अगर द कंपनी रूल्स 2014 की अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर कितने रख सकते हैं भैया, 50। यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका एग्रीमेंट। देखिए, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ए रिटन एग्रीमेंट containing the terms and condition of partnership and because of which the partnership comes into existence known as partnership deed। शॉर्ट में बताऊं तो अगर कोई भी पार्टनरशिप कर रहा है आपस में तो उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है आपस में। एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन और ओरल। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अब अगर वो लोग रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। वो जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट की कोई अलग से कुछ नाम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है भैया लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू ए लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल institution running as a non-profit organization will not be considered as a business। देखो ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो जो आप बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ऐसा किसी भी तरह का बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए जो कि अनलॉफुल हो। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं अक्सर क्लास में देता हूँ ये एग्जांपल। दो दोस्त है आपस में और उसमें से एक दोस्त का घर बहुत बड़ा है, पीछे उसके थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कच्चा, जिसे हम बोलते हैं जो नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है वो है। और वो दूसरे दोस्त से मिलके बोलता है कि यार आजा अपन पीछे क्या बोलते हैं, चरस बोते हैं, चरस बोएंगे दोनों भाई मिलके। बहुत चरस का जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा भाव है, तो अपन दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, आ जाओ अपन बोते हैं। और दोनों ने मिलके, थोड़ा बहुत पैसा था दोनों के पास में और दोनों ने मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट करी। तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, बिकॉज हमारा कानून आपको चरस लगाने की इजाज़त नहीं देता है दोस्तों। तो ऐसे चीज़ें सोचना मत। जैसे स्मगलिंग वगैरह करते हैं, तो स्मगलिंग करने में दो दोस्त मिल गए आपस में और बोलते हैं भैया ऐसा है, दोनों मिलके पार्टनरशिप करेंगे, खूब स्मगलिंग करेंगे, गोल्ड लेके आएंगे।
तो भैया अगर स्मगलिंग करने के लिए आप दोनों पार्टनर बने हो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो पहली चीज़ तो जो आपका बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। दूसरी जो उसने इंपॉर्टेंट बात बोली सबसे ज़्यादा, वो इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहाँ गया, एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर एज ए बिजनेस। अगर आप कोई इस वर्क के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं जो कि चैरिटेबल वर्क है, तो फिर वो पार्टनरशिप आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। आगे हम बढ़ते हैं और आगे आ रहा है आपका 4th पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो देखो ऐसा है कि ए पार्टनर एग्रीमेंट स्पेसिफाई हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में, अभी हम डेफिनेशन भी देखी हमने, डेफिनेशन में भी वो यही बात बोल रहा था कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं तो आप ज़रूर उसके अंदर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। अगर आप उसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप भी नहीं कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो पार्टनरशिप सभी पार्टनर चला रहे हैं या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर इस पार्टनरशिप को रन कर रहा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया आपका 2 और मोर पर्सन। फिर हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। रिटन एग्रीमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी लॉ ये बोलता है, ये प्रिस्क्राइब करता है कि अगर आप रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उस एग्रीमेंट के थ्रू उस डिस्प्यूट को हम सुलझा सकते हैं। 3rd पॉइंट आ गया आपका लॉफुल बिजनेस, जो कि चरस वाला बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग, देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स एंड बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आगे अपन देख लेते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला राइट है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट हर एक पार्टनर के पास में है मेरे दोस्तों, ठीक है। टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस। हर एक पार्टनर से हमें बिजनेस के जितने भी अफेयर्स हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं, वो सारे हर एक पार्टनर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये उस पार्टनर का राइट है। हाँ, अगर वो खुद अपना राइट रिफ्यूज़ करता है, वो कहता है कि यार तुम दोनों कर लो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप अपने हिसाब से कर लो, अगर वो ऐसा बोलता है तो ठीक है। बाकी उसका राइट ज़रूर है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की डिसीजन लिए जा रहा है तो उससे कंसल्ट करना ज़रूरी है। आगे है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है कभी भी किसी भी वक्त, और उसकी एक कॉपी भी रिसीव कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर्स इन द एग्रीगेट रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस की फिर वही बात आ रही है, बार बार घूम के एक चीज़ आ रही है कि प्रॉफिट और लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट उनके पास में है, उन्हें करना ही है। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट एग्रीगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं थोड़ा सा काट के आगे सीधी बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ध्यान से सुनना, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो उस पार्टनर के पास में राइट है कि जो लोन उसने फर्म को दिया है उस लोन पर वो कम से कम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट रिसीव करे। कम से कम बोल रहा हूं, मतलब अगर पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि भैया हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, आप तो बस हमें लोन दे दो, तो फिर उसे 10% के हिसाब से हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। पर अगर पार्टनरशिप डीड पे कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब अगर उन्होंने पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, तो फिर उसे कम से कम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फर्म पार्टनर को पे करेगी। आगे बात कर लेते हैं, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड बी इम्प्लीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है, जब उसके पास में टाइम नहीं होता कि वो एक पार्टनर किसी और पार्टनर से डिस्कस करे, तो फिर वो अपनी जो बेस्ट सोचकर, बेस्ट जजमेंट लेके, अपना दिमाग काम लेके बेस्ट से बेस्ट तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से सॉल्व करेगा कि उससे
कंपनी को कम से कम नुकसान हो। आगे बात कर लेते हैं अपन, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट हो गया, और बात करें हम सेवेंथ पॉइंट की, ये जो अभी मैंने बताया, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बता रहा है कि कोई भी पार्टनर अगर हम नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए सभी पार्टनर एग्री होना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक पार्टनर भी रिफ्यूज़ कर जाता है कि नहीं यार ये जो नया पार्टनर है ये सही नहीं है, मैं एग्री नहीं करता कि इसको आप पार्टनर बनाओ, तो फिर उस पार्टनर को, उस बंदे को आप अपना पार्टनर नहीं बना सकते। मान लो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब वो ए और बी चाह रहे हैं कि डी को भी हम जोड़ लें, डी को भी हमारा पार्टनर बना लें, बट सी एग्री नहीं हो रहा है, सी डिसएग्री कर रहा है कि नहीं ये डी सही आदमी नहीं है, आप इसे पार्टनर मत बनाइए। तो फिर वो पार्टनर नहीं बन सकता है किसी भी हालत में। अगर पार्टनर बनाना है तो सारे के सारे एग्री करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द सेम। अगर किसी पार्टनर को फर्म से रिटायर होना है तो वो रिटायर हो सकता है, बस उसे एक प्रॉपर नोटिस देने की ज़रूरत है। बिना नोटिस दिए कोई भी अचानक से रिटायर नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, सिर्फ किसके, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, और वो कवर करेंगे पार्टनरशिप डीड, जो कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड कहलाता है वो। उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से वो रहेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे बिल्कुल लाइन से। सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल कवर करेंगे, और इसी तरीके से हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में दिक्कत आएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।